आज का टॉपिक जो हमारा है वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ कब यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। किरचॉफ लॉ कब यूज़ करेंगे, कब यूज़ होगा? अगर हमको कोई इलेक्ट्रिक सर्किट दिया, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे सेल जुड़े हैं। अब सेल भी सीरीज़ और पैरेलल हो सकते हैं। पिछले टॉपिक में हमने सेल को सीरीज़ और पैरेलल में जोड़ना सीखा था। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट क्या होता है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट हमको दे दिया जहाँ पर हम सेल का सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, रेजिस्टेंस से सीरीज़ में या पैरेलल में जुड़े हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे सर्किट में नॉर्मल तरीके से करंट या फिर किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए किरचॉफ ने एक लॉ दिया। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी भी टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट की वैल्यू ईजिली ड्राइव कर सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं इन लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे किरचॉफ के लॉ हैं। किरचॉफ के दो लॉज हैं, पहला जंक्शन रूल और दूसरा लूप रूल। तो पहला लॉ जंक्शन लॉ है। जंक्शन लॉ क्या कहता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या फिर जंक्शन लॉ क्या कहते हैं? वो ये कहता है कि किसी भी पॉइंट पर मिलने वाली करंट का एल्जेब्रिक सम हमेशा जीरो होता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट और ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी पॉइंट और जंक्शन में मिलने वाली करंट का एल्जेब्रिक सम जीरो होगा, सिग्मा आई इक्वल टू जीरो। यहाँ पर मैं लिखा हूँ फर्स्ट लॉ जंक्शन रूल। तो ये तीन एरोज मैंने दिए हैं, I1, I2, I3 और I4 और I5। तो I1, I2, I3 इस पॉइंट की तरफ आ रही हैं और I4 और I5 इस पॉइंट से दूर जा रही हैं। तो इस पॉइंट पर या इस जंक्शन पर मिलने वाली करंट का एल्जेब्रिक सम जीरो होगा, एल्जेब्रिक सिग्मा आई इक्वल टू जीरो। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट और जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो इज इज फर्स्ट लॉ। पॉइंट की तरफ जितना करंट आएगा पॉइंट से उतना ही करंट बाहर को जाएगा। पॉइंट की तरफ आने वाली करंट को हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेंगे, पॉइंट से दूर जाने वाली करंट को हम लोग हमेशा नेगेटिव लेंगे। पॉइंट की तरफ आने वाली करंट पॉजिटिव ली जाएगी, पॉइंट से दूर जाने वाली करंट नेगेटिव ली जाएगी। मतलब जितना चार्ज एक सेकंड में ओ पर आया उतना ही चार्ज एक सेकंड में ओ से बाहर को जाएगा। मतलब ओ ना तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज प्रोड्यूस करेगा और ना ही ओ कोई एक्स्ट्रा चार्ज को स्टोर करेगा। मतलब ओ ना तो सोर्स की तरह काम कर रहा है और ना ही ये ओ जंक्शन जो है ये किसी सिंक की तरह काम कर रहा है, ना ही ये स्टोर करेगा और ना ही ये लॉस करेगा। मतलब इस पॉइंट में एक सेकंड में इतना चार्ज आया, एक सेकंड में उतना ही चार्ज जाएगा। तो यही आपका फर्स्ट लॉ बता रहा है और यही आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, ठीक है ना। Kirchhoff first law is Kirchhoff first law is based on conservation of charge। conservation of charge पर ये लॉ बेस्ड है। मान लीजिए कि ये 2 एम्पियर I1 2 एम्पियर मान लेते हैं, ये 1 एम्पियर 1 एम्पियर 2 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, कितना एम्पियर हो गया? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर मतलब 4 कूलाम पर सेकंड। तो O पर 1 सेकंड में कितना कूलाम आ रहा है? 4 कूलाम। अगर O पर 1 सेकंड में 4 कूलाम आ रहा है तो O से 1 सेकंड में 4 कूलाम का चार्ज जाएगा भी। मतलब O पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज ना तो प्रोड्यूस होगा, O पर ना तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर होगा। 1 सेकंड में इतना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज आएगा। तो इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। अब क्या है कि पॉइंट की तरफ आने वाली जो करंट है I1, I2, I3 पॉइंट की तरफ आ रहा है तो दे आर टेकन एज पॉजिटिव। जंक्शन की तरफ जो भी करंट आएगा उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे, जंक्शन से जो करंट बाहर को जाएगा उसको हमेशा नेगेटिव लेंगे। तो जो पॉइंट जंक्शन की तरफ आ रहा है इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव और जो पॉइंट जंक्शन से दूर जा रहा है इट इज़ टेकन एज नेगेटिव। तो यहाँ पे I1, I2 और I3 हमेशा पॉजिटिव होगा और I4 और I5 नेगेटिव होगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट की तरफ या जंक्शन की तरफ आए हैं और ये दोनों पॉइंट से दूर गए हैं या जंक्शन से दूर गए हैं तो नेगेटिव। सिग्मा इक्वल टू जो लगाते हैं, देखिए भाई I1 पॉइंट की तरफ आ रहा है पॉजिटिव, सिग्मा है एडिशन प्लस I2 वो भी पॉइंट की तरफ आ रहा है तो प्लस, I3 भी पॉइंट की तरफ आ रहा है तो वो भी प्लस, सिग्मा है प्लस I4 पॉइंट से दूर जा रहा है तो I4 को हम नेगेटिव लेंगे तो माइनस I4 प्लस I5 भी पॉइंट से दूर गया तो इसको भी हम लोग नेगेटिव लेंगे तो ये हो गया आपका I5 इज इक्वल्स टू 0, सिग्मा I इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे तो I4 प्लस I5। मतलब
पॉइंट की तरफ I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या है, ओपन आने वाला करंट, I4 प्लस I5 क्या है, पॉइंट से दूर जाने वाला करंट। तो पॉइंट की तरफ आने वाला करंट का सम जो होगा वो पॉइंट से दूर जाने वाले करंट के सम के बराबर होगा। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ इस तरीके से बोल सकते हैं, द सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पॉइंट, द सम ऑफ ऑल द करंट, द सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पॉइंट इन ए सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट, द सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि पॉइंट की तरफ जितना करंट आ रहा है पॉइंट से दूर भी उतना ही करंट जाएगा। इट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ठीक है ना। क्या बता रहा है, कब यूज़ करेंगे, जब मतलब वो तो जब यूज़ करें तब यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इट इज ये क्या आंसर रूल हो गया आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ या फिर जंक्शन लॉ, ठीक है ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, ठीक है। दूसरा जो लॉ है, दूसरे लॉ को हम लोग लूप रूल या फिर सॉरी दूसरे रूल को हम लोग लूप रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ हो गया, अगला कौन सा लॉ है, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ कहिए या फिर आप लोग इसको लूप रूल भी कह सकते हैं। लूप रूल, लूप रूल का मतलब कहाँ लगेगा, किसी क्लोज लूप में, किसी क्लोज लूप में, ठीक है ना। अब देखिए इसको बनाते हैं हम लोग, क्या किया कि हमने एक सर्किट लिया, ध्यान दीजिएगा, एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर मैंने एक सेल लिया। इस सेल का अभी मैंने कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिया, इस सेल का कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस अभी हमने नहीं लिया, ठीक है ना। ये हो गया R1, इसको हम लोग E1 मान लेते हैं, और एरो कहाँ से कहाँ को होता है, माइनस से प्लस। एंड व्हाट इज दिस एरो रिप्रेजेंट, दिस एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर करंट का डायरेक्शन माइनस से पॉजिटिव है। और इसमें अगर V निकालना होता V इक्वल टू E माइनस आई आर, अगर इसका दिया होता, लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन इस सेल के अंदर अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव होता तो उस केस में इसको हम लोग V इक्वल टू E प्लस आई आर कहते हैं। तो एक रेजिस्टेंस ये है, एक काम और करते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर और जोड़ देते हैं, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर और जोड़ते हैं, और उसके साथ हम लोग एक सेल और दे देते हैं, ठीक है। ये R1 है, इट इज़ R2 एंड इट इज़ R3, और इसका EMF E1 था तो इसका EMF हम लोग कर देते हैं E2, तो इसका EMF E1, इसका EMF E2, सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। देखिए भाई अब ये सर्किट आ चुका है, तो बड़ा टिपिकल है कि इसमें कि E1 और E2 सीरीज में पैरेलल में किस तरीके से इनका नेट EMF निकालना है पहला। दूसरा R1 R2 और R3 सीरीज में है या पैरेलल में। तो इस सर्किट की हर एक ब्रांच में अगर हमें करंट निकालना है तो हम नॉर्मल तरीके से करंट का यूज़, करंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, वहाँ पर हमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट भी और सेकंड भी। देखिए इस सेल ने कितना करंट दिया, I1। अब पहले वाले सेल ने I1 करंट दिया है, पॉजिटिव टर्मिनल से इसका I1 करंट बाहर को गया है, तो I1 करंट यहाँ से अंदर को भी आएगा। I1 करंट अगर गया है तो I1 करंट अंदर को आएगा भी, सेल के पॉजिटिव से जितना करंट आ रहा है सेल के नेगेटिव से उतना करंट आएगा। तो ये I1 करंट इस पॉइंट पे पहुंची, चलिए नाम देते हैं A B C D E F, ठीक है। इसने कितना करंट दिया I2, अगर इसने I2 करंट दिया है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल ने तो नेगेटिव से I2 अंदर को भी आएगा, ये तो कंफर्म है। देखिए भाई इस ब्रांच से, इस EFA ब्रांच से कितना करंट आया I1, तो B पॉइंट पर कितना करंट आ रहा है I1, यहाँ से कितना करंट आ रहा है I2, तो C भी ब्रांच से कितना करंट आया I2, तो B पर कितना करंट पहुँचा I1 प्लस I2, तो B पर जो करंट जा रहा है वो I1 प्लस I2 फर्स्ट लॉ। तो इस पॉइंट पर जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, तो नेट करंट कितना है I1 प्लस I2, तो जो जाएगा उसको अगर मैं I3 लिखूँ तो I3 किसके बराबर होगा I1 प्लस I2 के बराबर, तो उसको मैं I3 ना लिख के उसको हम लोग I1 प्लस I2 ही कह देते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ लग गया है, तो यहाँ पर कितना करंट आया I1 और I2, तो इस पॉइंट पर जितना करंट आया इस पॉइंट से उतना ही करंट गया, कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पर कितना करंट आ रहा है I1 प्लस I2, तो यहाँ पर I1 प्लस I2 आया, तो ये I1 प्लस I2 यहाँ पहुँचा, तो I1 प्लस I2 फिर E में गया, इसने कितना करंट दिया था I1, तो ये लेगा भी कितना I1, अब ये I1 अगर लेगा तो इस I1 प्लस I2 में से I1 फिर ऊपर चले गया, और इस I1 प्लस I2 में से I2 कहाँ को आ गया, नीचे को आ गया। तो ये हमने फर्स्ट लॉ अप्लाई किया, इट इज़ फर्स्ट लॉ। अब देखिए क्लोज लूप, सेकेंड लॉ है लूप रूल, जो कि क्लोज लूप में लगता है। अब लूप हमेशा क्लोज ही होती है, क्लोज जंक्शन में लूप में लगेगा। देखिए भाई FABEFA पहला क्लोज लूप, दूसरा BCDEB दूसरा क्लोज लूप,
तीसरा ए सी डी एफ ए, कितने क्लोज लूप में जी? यहाँ पर 3 क्लोज लूप है। तो इन 3 क्लोज लूप में हम लोग किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है? किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है सिग्मा ई इज इक्वल्स टू सिग्मा आई आर। इसको अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, ये सेकंड लॉ है, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ क्या था? सिग्मा ई आई इक्वल टू 0। सेकंड लॉ क्या है? सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा ई? ई क्या है? ईएमएफ। तो किसी भी क्लोज लूप में जुड़े सभी सेल्स के ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम उसी क्लोज लूप में फ्लो होने वाली करंट और उसके एसोसिएटेड आने वाले रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। दिस इज सेकंड लॉ। The algebraic sum of EMF, the algebraic sum of EMF of all the cells connected in closed loop is equal to the algebraic sum of the product of current and associated resistance in that loop। तो किसी भी closed loop में जुड़े सभी cells के EMF का algebraic sum उसी closed loop में फ्लो होने वाली करंट और उनके एसोसिएटेड आने वाले रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के एल्जेब्रिक सम के बराबर भी होता है। सिग्मा v इक्वल टू 0 से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं सिग्मा e इक्वल टू सिग्मा आई आर से ही इसको यूज़ करूंगा और इसको डिफाइन भी करूंगा। सिग्मा v इक्वल टू 0 अगर कहेंगे तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग ए क्लोज लूप इन ए सर्किट इज 0। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग ए क्लोज लूप इन ए सर्किट इज 0। ये भी रूल है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन मैं जो है वो सेकंड यूज करता हूँ सभी न्यूमेरिकल में सभी जगहों पे। तो सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इन ए क्लोज लूप, किसी सर्किट में जुड़े सभी सेल्स के ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम उसी क्लोज लूप में फ्लो होने वाली करंट और उनके एसोसिएटेड आने वाले रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। व्हाट इज ई? ईएमएफ। किसका ईएमएफ? सेल के ईएमएफ। सेल के ईएमएफ मतलब हाउ मच एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सेल। तो सिग्मा ई बता रहा है कि उस क्लोज लूप में कितने सेल जुड़े हैं, उन सेलों ने मिलकर कितना एनर्जी दिया है, सेलों ने कितना एनर्जी दिया है। आई आर क्या बता रहा है? आई आर बता रहा है पोटेंशियल ड्रॉप, उस क्लोज लूप में कितने रेजिस्टेंस जुड़े हैं और उन रेजिस्टेंसेज में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो सिग्मा ई टोटल कितना एनर्जी डिलीवर हो रहा है, सिग्मा आई आर कितना टोटल उसमें ड्रॉप हो रहा है। तो जितना एनर्जी आ रहा है उतना ही ड्रॉप हुआ है, मतलब एनर्जी का एक्स्ट्रा ना ही कोई लॉस हुआ और ना ही कोई एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो इसका मतलब किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। किरचॉफ सेकंड लॉ ये भी बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। ये किरचॉफ के सेकंड लॉ से बात हमको समझ में आती है। तो इट इज किरचॉफ सेकंड लॉ। समझ गई बात? अब इसको अप्लाई करना हम लोगों ने सीखना है। कितने लूप हैं भाई? एफ ए बी ई एफ पहला क्लोज लूप, बी सी डी ई बी दूसरा क्लोज लूप, ए सी डी एफ ए तीसरा क्लोज लूप। तो इन 3 क्लोज लूप में हम लोग 3 इक्वेशंस निकाल सकते हैं। अब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कितने इक्वेशंस निकालेंगे? तो यहाँ पर जनरल मैथमेटिक्स है जो मैं 8th 9th में पढ़ते थे, जितने अपने पास वेरिएबल हैं, जितने वेरिएबल रिक्वायर्ड हैं, तो कम से कम हमको उतनी ही इक्वेशंस भी चाहिए। अब नॉर्मल न्यूमेरिकल में क्या होगा कि R1 R2 R3 की वैल्यूज़ हमको पता होंगी, E1 और E2 का वैल्यूज़ भी हमको पता होगा और हमको I1 I2 रिक्वायर्ड हैं। तो अगर हम I1 I2 निकाल रहे हैं तो I1 प्लस I2 या फिर I3 भी हमारा निकल सकता है। I1 प्लस I2 भी निकलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं I1 I2, तो हमको कम से कम 2 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी जो हमको इस फॉर्मूले से, इस थ्योरम से पता लगेगा। लेकिन हम यहाँ पर कितने लूप्स हैं? यहाँ पर कितने लूप हैं? 3। तो कम से कम कितने इक्वेशंस बना सकते हैं? 3 इक्वेशंस, लेकिन हमको चाहिए केवल 2। तो इस सर्किट में 3 में से कोई भी 2 क्लोज लूप हम लोग पकड़ें और उन 2 क्लोज लूप को लेके हम लोग 2 इक्वेशन निकाल दें, तो उससे हमारा आंसर निकल के आएगा। देखिए, तो पहला क्लोज लूप लेना, देखिए इन क्लोज लूप, ध्यान दीजिए, इन क्लोज लूप ध्यान से, कौन सा? ए बी सी डी ई एफ ए, कौन सा लिया? ए बी सी डी ई एफ ए। तो ये हमारा क्लोज लूप है, ठीक है। तो इस क्लोज लूप में पहले हम ए टू बी ब्रांच में जाएंगे, फिर बी टू सी ब्रांच में जाएंगे, फिर सी टू डी में जाएंगे, फिर डी टू ई में जाएंगे, फिर ई टू एफ में जाएंगे और फिर फाइनली एफ टू ए में कंप्लीट करेंगे। किसको लगाएंगे? सिग्मा ई इक्वल टू आई आर। फर्स्ट लॉ में क्या था कि जो करंट पॉइंट की तरफ या जंक्शन की तरफ आई थी दे आर टेकन एज पॉजिटिव, और जो पॉइंट से दूर गई थी या जंक्शन से दूर गई थी दे आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है ना। तो इन द सेम वे यहाँ पे क्या है
अगर हम किसी भी क्लोज लूप में चले, जैसे हम लोग यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ ए एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम अपनी डायरेक्शन लेंगे और अगर किसी सेल का ईएमएफ हमारी ली गई डायरेक्शन के अलोंग है तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर हम किसी भी क्लोज लूप में चल रहे हैं और उस क्लोज लूप की किसी भी ब्रांच में हमारी चलने की डायरेक्शन सेल के ईएमएफ के अलोंग है तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव। और अगर हमारी डायरेक्शन जो है, चलने की डायरेक्शन सेल के ईएमएफ के अपोजिट है या सेल का ईएमएफ हमारे चलने की डायरेक्शन के अपोजिट है तो इट इज टेकन एज नेगेटिव। देखिए, और उसी तरीके से आईआर, अगर किसी भी ब्रांच में हमारे चलने की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अलोंग है तो उस केस में आई आर का प्रोडक्ट पॉजिटिव लेंगे। और अगर करंट का डायरेक्शन हमारी ली हुई डायरेक्शन के अपोजिट है तो उस केस में हम लोग आई और आर का प्रोडक्ट नेगेटिव लेंगे। हम अपनी डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकते हैं, दोनों ही कंडीशंस में इक्वेशंस जो हैं वो एक जैसी बनेंगी, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा, इक्वेशन वहाँ पर एक जैसी ही बनेंगी, ठीक है ना। चलिए अगला केस क्या है, इन क्लोज लूप ए बी सी डी ई एफ में हम लोग चल रहे हैं। देखिए पहले हम लोग सब ब्रांच में सेल ढूंढेंगे। देखिए भाई ए टू बी में कोई सेल है नहीं, फिर बी टू सी में भी कोई सेल नहीं है, फिर सी टू डी में सेल है, हाँ सी टू डी में सेल है। अब हम कहाँ को चले, हम चलें सी टू डी और सेल का एरो कहाँ को आ रहा है, हमारे चलने के अपोजिट, तो इसलिए इसको हम लोग लेंगे नेगेटिव। समझ रहे हैं क्या लिया इसको नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये जो ईएमएफ है वो हमारे चलने की डायरेक्शन के अपोजिट है, पहला। दूसरा सी टू डी हो गया, फिर डी टू ई में कोई सेल नहीं है, फिर ई टू एफ में भी कोई सेल नहीं है, फिर फाइनली एफ टू ए। अगर हम एफ टू ए आए देखिए हम कहाँ से कहाँ को आए, एफ टू ए, ईएमएफ भी कहाँ को है सेल का, एफ टू ए, मतलब जो ईएमएफ है वो हमारे चलने की डायरेक्शन के अलोंग है, तो इसलिए ई टू जो लेंगे वो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। आ गया ना, इज इक्वल्स टू, तो हमने इस क्लोज लूप में जितनी भी ब्रांचेस थी उन सभी ब्रांचेस में सेल को देख के उनकी वैल्यूज पुटअप करी। फिर सुनिएगा, सभी ब्रांचेस में सेल को देखेंगे, अगर सेल के ईएमएफ की डायरेक्शन हमारी ली गई डायरेक्शन के अलोंग है तो उस केस में ई पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर उसकी डायरेक्शन हमारी ली गई डायरेक्शन का अपोजिट है तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा। अगर हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलते, इसमें अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलते, अगर हम इस डायरेक्शन को ऐसे ना लेके उल्टा लेते, हम लोग ए एफ ई डी सी ए लेते, तो इस केस में क्या होता, हम लोग ए चल रहे होते, तो उस केस में E1 हमारे अपोजिट होता तो ये नेगेटिव होता, और E2 हमारे अलोंग होता वो पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे E2 नेगेटिव और E1 हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अब जिन सभी ब्रांचेज में हमने सिग्मा ई ढूंढा उन सभी ब्रांचेज में हम लोग आई और आर के प्रोडक्ट को लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ए टू बी में रेजिस्टेंस नहीं है तो आई आर का आर जीरो, तो आई आर का मतलब जीरो, चूंकि कनेक्टिंग वायर इसका जीरो लेंगे। ए टू बी में रेजिस्टेंस नहीं है, बी टू सी में रेजिस्टेंस नहीं है, सी टू डी में रेजिस्टेंस है, करंट भी है, तो प्रोडक्ट कितना हो गया भाई, कितना करंट है I2 और कितना रेजिस्टेंस है R2, तो प्रोडक्ट कितना रहा I2 R2। अब हम लोग कहाँ से कहाँ हो गए, हम लोग गए हैं C2D, और करंट कहाँ को आ रहा है D2C, मतलब करंट का डायरेक्शन हमारी ली गई डायरेक्शन के अपोजिट है, तो इसलिए ये चीज़ जो होगी वो नेगेटिव ली जाएगी। फिर D2E में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर E2F में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर F2A, फिर फाइनली हम लोग F2A आए, और जब F2A आए तो F2A में कितना करंट है I1, F2A में कितना रेजिस्टेंस है R1, तो प्रोडक्ट कितना रहेगा I1 R1। अब हम लोग कहाँ को चले हैं F2A, हम लोग F2A चले हैं, करंट भी कहाँ को चली है F2A, तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें तो -E2 प्लस E1 इज इक्वल्स टू -I2 R2 और प्लस I1 R1, तो ये हमारा पहला इक्वेशन यहाँ पर आया। इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ से हमने लिया। अच्छा, हम लोग कैसे घूमे थे, हम लोग यहाँ पे जो घूमे हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमे। अगर हम लोग क्लॉकवाइज घूमते, अगर हम कैसा घूमते हैं क्लॉकवाइज घूमते, तो देखिए क्लॉकवाइज घूमते तो E1 का एरो हमारे अपोजिट आता है नेगेटिव,
E2 क्या आता है पॉजिटिव, तो E2 पॉजिटिव E1 नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव जो भी है। और फिर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो उस केस में I1 R1 क्या आता है, I1 R1 होता है नेगेटिव और I2 R2 क्या होता है पॉजिटिव। फिर यहाँ से और यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले तो फिर से वही इक्वेशन बनते हुए बनी है ना। तो क्लॉकवाइज ने या फिर एंटी क्लॉकवाइज ने, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, इक्वेशन हमेशा एक जैसी बनेगी। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी भाई हमारी, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या है, अब एक इक्वेशन बन गई है तो अब एक इक्वेशन और लेते हैं। देखिए तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब अगला केस क्या है कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं I1 और I2। अब अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन भी कितनी चाहिए, 2। तो पहली इक्वेशन हमने कहाँ पर ले ली, पहली इक्वेशन हमने ABCDEF एक बड़ा वाला क्लोज लूप में ले लिया। अब हमारे पास कितने क्लोज लूप बची हैं, एक अंदर की ये वाली और एक ये वाली, तो इन दोनों में हम लोग रूल लगाते हैं, ठीक है, और फिर एक इक्वेशन और निकालते हैं। तो पहले हम लोग कहाँ चलें, ABCDEF में। अब चलेंगे हम ABEFA में। कहाँ चले, देखिए ABEFA कहाँ चलें, इन क्लोज लूप, क्लोज लूप कौन सा, ABEFA। अब यहाँ पे ले सकते हैं, मैं कहाँ ले रहा हूँ ABEFA, ठीक है। तो पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, A to B, फिर B to E, फिर E to F, फिर F to A, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि फिर से वही सिग्मा E, इस क्लोज लूप में सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा IR हमको ढूंढना है। तो जितने भी ब्रांचेज इस क्लोज लूप में बनी हैं तो उन सभी ब्रांचेज में हम पहले क्या ढूंढेंगे, सेल ढूंढेंगे और फिर IR का प्रोडक्ट हम लोग वहाँ पर ढूंढेंगे। देखिए पहले A to B में आते हैं, पहले हम लोग A to B में आए। देखिए A to B, क्या A to E में कोई सेल है, बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। B to E में कोई सेल नहीं है, कुछ नहीं हुआ। E to F में भी कोई सेल नहीं है। फाइनली F to A, अब F to A में सेल है और हम कहाँ को चले हैं, F to A, एरो भी कहाँ को आ रहा है, F to A, तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। यहाँ A to B कोई सेल नहीं था, 0, B to E कोई सेल नहीं था, +0, E to F कोई सेल नहीं था, +0, F to A सेल है और F to A हमारी जो डायरेक्शन है वो सेल के EMF के अलोंग है, तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो हमने सभी ब्रांचेज में सिग्मा E ढूंढा। अब जिन सभी ब्रांचेज में हमने सिग्मा E ढूंढा उन सभी ब्रांचेज में अब हम लोग IR ढूंढेंगे। वही तरीका, IR का प्रोडक्ट देखेंगे कि R है या नहीं है, फिर ये देखेंगे कि I का जो डायरेक्शन है वो हमारे अलोंग है, अपोजिट है। हमारे अलोंग है तो IR का प्रोडक्ट पॉजिटिव, हमारे अपोजिट है तो IR का प्रोडक्ट जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ठीक है, F to A हम लोग चले, F to A हम लोग गए हैं तो F to A में कितना करंट है, देखो पहले कहाँ गए, A to B। अगर हम A to B गए तो कितना करंट है, I1, रेजिस्टेंस कितना है, 0। फिर हम कहाँ गए, B to E। अगर हम B to E गए तो कितना रेजिस्टेंस है, R3। करंट कितना है, I1 प्लस I2, तो प्रोडक्ट कितना हो गया, I1 प्लस I2 इंटू R3, ठीक है ना। अब नेगेटिव पॉजिटिव, देखिए हम लोग कहाँ से गए थे, A to B में तो कुछ नहीं मिला, B to E में करंट है, हाँ, रेजिस्टेंस है, हाँ, प्रोडक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। हम लोग कहाँ से कहाँ गए, B to E, हम लोग B to E जा रहे हैं, करंट भी कहाँ को आ रहा है, B to E, तो प्रोडक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव। फिर हम लोग कहाँ गए, E to F। अब हम E to F गए तो E to F में कोई रेजिस्टेंस नहीं तो कोई यूज़ नहीं हुआ। फिर हम लोग कहाँ गए, F to A, तो F to A अगर हम लोग जा रहे हैं तो F to A में कितना करंट है, I1, F to A में कितना रेजिस्टेंस है, R1, तो F to A में प्रोडक्ट कितना रहा, I1 R1। अब हम लोग कहाँ गए, F to A चल रहे हैं, हम लोग F to A चल रहे हैं, करंट भी कहाँ को चल रहा है, F to A, तो ये भी क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इक्वेशन बन गई, तो इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। तो E1 इज इक्वल टू I1 R3, I1 R1, और अगर I1 कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R3 प्लस जो रहेगा कितना रहेगा, I2 R3। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन के आ गया। फर्स्ट इक्वेशन निकाला, सेकेंड इक्वेशन निकाला, कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स, तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए, 2। तो इससे हमारा I1 और I2 का एक वैल्यू निकल के आ जाएगा अगर हम इसको इक्वेशन से सॉल्व करें, जो हमने 9th या 10th में पढ़ा था। हाँ, अब हम इस क्लोज लूप में भी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से भी इक्वेशन बन सकती है। अब पहला, अब इसमें लगाई, इसमें क्लोज लूप में लगाई या इस क्लोज लूप में लगाई, इक्वेशन बन जाएगा, या इस बड़े वाले क्लोज लूप में बनाइए तो भी इक्वेशन निकल जाएगा। तो ये आपका है किरचॉफ सेकंड लॉ।
तो किरचॉफ के कितने लॉ है? किरचॉफ के 2 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ क्या बता रहा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको मालूम है कि इस जंक्शन में 1 सेकंड में जितना चार्ज आ रहा है, इस जंक्शन में 1 सेकंड से उतना ही चार्ज जाएगा, ना ही वो चार्ज क्रिएट करेगा, ना ही वो चार्ज कोई स्टोर करेगा। तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन, मीटिंग एट ए पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जो करंट पॉइंट की तरफ आया इट इज टेकन एज पॉजिटिव, और जो करंट पॉइंट से दूर गया इट इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है ना। तो जितना करंट जंक्शन में आएगा उतना ही करंट जंक्शन में जाएगा। इसको हम इससे कैसे बोल सकते हैं? द सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पॉइंट इन ए सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो इट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। यह जंक्शन लॉ किसने बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ठीक है। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ या फिर आपका कौन सा लॉ है? लूप रूल। लूप रूल क्या कहता है? किसी भी क्लोज लूप में जुड़े सभी सेल्स के ईएमएफ का अलजेब्रिक सम उसी क्लोज लूप में फ्लो होने वाली करंट और उनके एसोसिएटेड आने वाले रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, ठीक है। ये कौन सा लॉ है? किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या बता रहा है? किरचॉफ लॉ सेकंड लॉ पहले तो ये बता रहा है कि द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कंजर्वेटिव है और इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिग्मा ई इज रिप्रेजेंट कितना एनर्जी डिलीवर्ड हो रहा है, समझ रहे हैं? ये कितना एनर्जी, अच्छा जैसे यहाँ पर देखिए E2 माइनस E1 माइनस E2 आया, तो इसका मतलब एक दोनों का अपोज कर रहा है, तो नेट कितना एनर्जी डिलीवर हो रहा है? E1 माइनस E2। और IR क्या बता रहा है? IR बता रहा है कितना एनर्जी लॉस हो रहा है। जितना एनर्जी सेल से डिलीवर हो रहा है उतना ही लॉस होगा। तो इट इज किरचॉफ सेकेंड लॉ, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ अप्लाई करना आपको आ गया, क्लोज लूप सिग्मा ई। अब क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो भी डायरेक्शन ले रहे हैं, आप इस सेल का ईएमएफ अगर आपकी ली की डायरेक्शन के अलोंग है तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव, और अगर आपका डायरेक्शन सेल का डायरेक्शन आपकी ली की डायरेक्शन के अपोजिट है तो उसका ईएमएफ नेगेटिव लेंगे, क्योंकि वो आपके करंट के फ्लो का अपोज कर रहा है। इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। अगर आपका करंट यहाँ को है, अच्छा इमेजिन देखिए इसमें करंट यहाँ को, ये भी यहाँ को, तो पॉजिटिव है ना, सपोर्ट कर रहा है। अगर ईएमएफ अपोजिट होता और करंट यहाँ को होता, मान लीजिए देखिए इसके टर्मिनल उल्टे होते, तो उसमें E1 को नेगेटिव लेते। क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा होता है? अपोज कर रहा होता, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ होगा बेटा? आपका किरचॉफ्स लॉ। अभी इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं एनसीईआरटी का, फिर आगे चलते हैं। देखिए एनसीईआरटी का मैं एग्जांपल लिया हूँ 3.7। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये सर्किट आपको दिया हुआ है, ये सेल है, इसका ईएमएफ कहाँ से कहाँ का होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। कितने वोल्ट का है? 10 वोल्ट का, ठीक है ना। ये कितने ओम का है? ये रेजिस्टेंस आपको दिया है 4 ओम। ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है? ये है आपका 1 ओम, ठीक है। ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है? ये है आपका 4 ओम। ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है? ये है आपका 2 ओम। ये भी 2 ओम है। और ये जो ईएमएफ यहाँ पर दिया हुआ है ये आपका 5 वोल्ट का है, तो इसका एरो कहाँ को आएगा? ऊपर को। और ये कितने वोल्ट का है? ये है आपका 5 वोल्ट का, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम लोग ई मान लेते हैं। ये ई पॉइंट के लिए, सेल के लिए नहीं है, ठीक है ना। 5 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सर्किट दिया दिख रहा है ना, क्लियर थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, अब बन गया तो बन गया, ठीक है ना। तो आपको ये दिया है, देखिए अब एक क्लोज सर्किट है, एक लूप सर्किट है। अब इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेज हैं, 2 बैटरीज हैं, पता नहीं चल पा रहा है बैटरी सीरीज पैरेलल कैसे जुड़ी हैं, रेजिस्टेंसेज कैसे हैं, पैरेलल सीरीज कंफर्म नहीं हो पा रहा। तो इसलिए इसको हम लोग किरचॉफ सर्किट में, सेल है, इस सेल ने I करंट दिया, मान लीजिए I1 करंट दिया। अब इस सेल ने अगर I1 करंट दिया है पॉजिटिव से, तो ये नेगेटिव से I1 लेगा भी। तो इसने जितना करंट दिया उतना ही करंट लिया। अब ये I1 गया पॉइंट A पर। एक नदी है, अब नदी जब आई तो उस 2 भागों में टूटनी है। अब 1 सेकंड में A में जितना चार्ज आ रहा है, जितना पानी आ रहा है, उतने तो बाहर को जाएगा। तो मान लेते हैं कि ऊपर को जो करंट गया वो आपका I2 गया, तो I1 में से I2 चले गया ऊपर को। 1 सेकंड में I1 आ रहा था, I2 चले गया। अब कितना बचा? अगर 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर में से 2 एम्पियर चले गया तो बचा कितना? 8 एम्पियर। तो 8 एम्पियर यहाँ को आएगा। 1 सेकंड में 10 कूलम आ रहा है और उसमें से 1 सेकंड में 2 कूलम चले गए तो बचा 8 कूलम यहाँ को जाएगा। मतलब नीचे को जो करंट जाएगा वो कितना करंट जाएगा? वो जाएगा आपका I1 माइनस I2, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना गया? I2। अब ये I2 जो है, ये I2 कहाँ पर आया? ये I2 पॉइंट B पर आया। I2 कहाँ पर है? पॉइंट बी में। लेकिन पॉइंट बी में यहाँ भी से तो एक रास्ता है, यहाँ से भी तो कोई चीज़ आ रहा है जा रहा है, पता नहीं क्या है। अब इसका पॉजिटिव है तो इसका मतलब सेल ने यहाँ से करंट दिया, तो I1 I2 आ चुके हैं, तो इसको मान लेते हैं हम लोग I3। तो मान लें कि दूसरे सेल ने कितना करंट दिया? I3। दूसरे सेल ने I3 दिया है तो दूसरा सेल I3 लेगा भी।
दूसरे सेल ने I3 लिया। अब देखिए यहाँ से कितना आया I3, तो I3 लिया, I3 दिया, I3 लिया, ये यहाँ पर काम आएगा। तो यहाँ पर कौन है, यहाँ से कौन आ रहा है I2, यहाँ से कौन आ रहा है I3, ये दोनों मिलकर कहाँ को जाएंगे, नीचे को गए। तो यहाँ से I2 आया, यहाँ से I3 आया, तो B में नेट करंट कितना आया, B में जो नेट करंट है वो I2 प्लस I3 है। तो B में I2 प्लस I3 आया है, तो B से I2 प्लस I3 जाएगा भी। तो इस करंट को मैं ले लेता हूँ जो नीचे को जा रहा है I2 प्लस I3, दिख रहा है ना। तो B में कितना करंट गया, B में कितना करंट आया I2, B में कितना करंट आया I3, B से कितना जाएगा I2 प्लस I3। कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ, ठीक है। कौन सा लॉ, जंक्शन लॉ। किस में बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो I2 प्लस I3 अब C में आ रहा है। इस सेल ने I1 दिया था, तो ये कंफर्म है कि I1 लेगा। तो इस I2 प्लस I3 में से I1 यहाँ को गया, तो ये कंफर्म है ना, I1, इस सेल ने I1 दिया तो I1 लेगा भी। अब ये इस जंक्शन जुड़ा हुआ है, तो C से I1 चले गया, C से I1 गया। आ कितना रहा था, आ रहा था I2 प्लस I3। तो I2 प्लस I3 में से I1 चले गया, तो बचा कितना, I1 कम करके लिख दीजिए। तो I2 प्लस I3 माइनस I1, ये कहाँ हो गया, नीचे को, ठीक है। अब इस पॉइंट पर ऊपर से कितना है I2 प्लस I3 माइनस I1, यहाँ से कितना आ रहा है I1 माइनस I3, यहाँ से कितना आया था, यहाँ से आया था I1 माइनस I3। तो इस पॉइंट में दोनों लोग आ रहे हैं, जाएगा कितना, देखिए दोनों को जोड़िए, I2 प्लस I3 माइनस I1 प्लस I1 माइनस I3, तो माइनस I3 माइनस प्लस I3 और माइनस I1 प्लस I1 कटेगा, तो कितना बचेगा जी आपका I3। तो यहाँ कितना गया I3। तो इस पॉइंट में जितना आया इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से कितना I3, मतलब करंट हमारा सही बटा है। तो ये हमने कौन सा लगाया, फर्स्ट लॉ। अब हम यहाँ कौन सा लगाएंगे, सेकेंड लॉ। अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं जी, 3, एक I1, ठीक है, दूसरा I2, ठीक है, तीसरा I3। तो अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं तो हमको कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, 3। कितने क्लोज लूप लेने पड़ेंगे, 3। अब आप कोई भी 3 क्लोज लूप छांट लीजिए। अब यहाँ पर वैसे कितने क्लोज लूप हैं, देखिए एक क्लोज लूप ये बना हुआ है पहला, दूसरा क्लोज लूप ये बना हुआ है, तीसरा क्लोज लूप ये वाला बना हुआ है, और चौथा क्लोज लूप ये बड़ा वाला बना हुआ है। तो कितने क्लोज लूप बने हुए हैं, 4। कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड लॉ। क्या है, सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर। किस बेसिक प्रिंसिपल में बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और क्या बता रहा है कि द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। तो ये कौन सा लॉ है बेटा, आपका किरचॉफ सेकंड लॉ। तो अब हम यहाँ पर कोई 3 लूप पकड़ेंगे, और 3 लूप पकड़ने के बाद उन 3 लूप में हम 3 इक्वेशन निकालेंगे, और फिर उन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हम I1, I2 और I3 का यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। सोल्यूशन आप सॉल्व तो खुद करेंगे, मैं बना रहा हूँ। देखिए 3 इक्वेशन, कौन सा क्लोज लूप है। तो पहले हम लोग ले लेते हैं कोई भी क्लोज लूप A B C A। कौन सा क्लोज लूप लिया हम लोगों ने, A B C A। तो A B C A लिया, ठीक है ना। अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं भाई, इन क्लोज लूप A B C A। इन क्लोज लूप कौन सा, A B C A, क्लोज होना चाहिए A B C A। कहाँ गए, A to B, फिर B to C, ठीक, फिर C to A, A to B, B to C, C to A। क्या है सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ है कि सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ है सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा आई आर, ठीक है ना। देखिए भाई पहले कहाँ गए, A to B। अब क्या करना है, सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा आई आर हमको लेना है, सिग्मा E सिग्मा आई आर। पहले उस क्लोज लूप की जितनी भी ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच A to B, दूसरी ब्रांच B to C, तीसरी ब्रांच C to A, ठीक है ना। तो इन ब्रांचेज में पहले हम लोग सब सेल ढूंढेंगे, ठीक। फिर उन सभी ब्रांचेज में हम I और R का प्रोडक्ट देखेंगे, और साइन आपको मालूम है, अगर हमारी चलने की डायरेक्शन हमारी ली गई डायरेक्शन के अलॉन्ग सेल का EMF है तो पॉजिटिव, और अगर हमारी ली गई सेल का डायरेक्शन हमारी ली गई डायरेक्शन के अपोजिट है तो वो नेगेटिव। तो पहले A to B, क्या A to B में कोई सेल है, सिग्मा E ढूंढना है। A to B में कोई सेल है, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर B to C में कोई सेल है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा। C to A में सेल है, हाँ C to A में सेल है 10 वोल्ट का। हम कहाँ को जा रहे हैं, C to A। सेल भी कहाँ, EMF भी कहाँ को है, C to A। तो कितना वोल्ट हो गया जी, 10 वोल्ट, ठीक है। आ गया, इज इक्वल्स टू, अब आई आर ढूंढते हैं हमने। 3 इस क्लोज लूप A B C A में 3 ब्रांचेस थी, A B B C C, उन सब में क्या ढूंढ लिया, सेल ढूंढा। अब आई आर ढूंढते हैं, आई आर ढूंढते हैं। A to B में कितना करंट है, I2, कितना रेजिस्टेंस है, 4। तो प्रोडक्ट कितना रहा, 4I2। हम लोग कहाँ गए,
ए टू बी, हमारे लिए डायरेक्शन कहाँ को है ए टू बी, करंट भी कहाँ को है ए टू बी, तो ये क्या लेंगे पॉजिटिव। फिर हम लोग कहाँ गए बी टू सी, बी टू सी, बी टू सी में रेजिस्टेंस है हाँ कितना ओम का है 2 ओम का, करंट कितनी है आई टू प्लस आई थ्री, तो प्रोडक्ट कितना आएगा जी, प्रोडक्ट आएगा आई टू प्लस आई थ्री इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2। हम लोग कहाँ को है बी टू सी, करंट भी कहाँ को है बी टू सी, हमारे लिए डायरेक्शन कहाँ को है बी टू सी, करंट की डायरेक्शन भी कहाँ को है बी टू सी, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा पॉजिटिव। फाइनली हम लोग कहाँ चलेंगे सी टू ए, सी टू ए, सी टू ए तीसरा कर, सी टू ए में करंट कितना है आई वन, सी टू ए में रेजिस्टेंस कितना है 1, प्रोडक्ट कितना रहेगा 1 इंटू आई वन, हमारी ली डायरेक्शन कहाँ को है सी टू ए, करंट भी कहाँ को आ रहा है सी टू ए, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा पॉजिटिव, तो प्लस कितना रहेगा 1 इंटू आई वन, 1 इंटू आई वन पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 इज इक्वल्स टू कितना रहा भैया आपका आई वन एक ही है, तो आई वन इंटू 4i2 प्लस 2i2 कितना रहा भाई 6i2 प्लस 2i3, ठीक है। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन, आसान है नहीं है, कौन सा इक्वेशन बन गया फर्स्ट इक्वेशन, कहाँ लगाया इस लूप में। अब जस्ट इसके नीचे का भी लूप है, नीचे कौन सा लूप है देखिए ए सी, इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमे, इसमें क्लॉकवाइज घूमे तो इसमें भी क्लॉकवाइज घूमे, फर्क नहीं पड़ता, एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो भी इक्वेशन वही आएगा, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब करते हैं इनक्लोज लूप, किसमें इनक्लोज लूप, कौन सा क्लोज लूप है जी देखिए कौन सा ए सी डी ए में हम लोग चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं ए सी डी इनक्लोज लूप ए सी डी ए, जानबूझ के मैंने ऐसा लिया नेगेटिव पॉजिटिव आपको और क्लियर होगा ए सी डी ए, कहाँ को चलना है कौन सी ब्रांच ए टू सी में, फिर सी टू डी में, फिर डी टू ए में, ए टू सी टू डी डी टू ए। क्या ढूंढना है सबसे पहले सिग्मा ई और फिर सिग्मा आई आर, तो पहले इन से ब्रांचेस में हम लोग सेल ढूंढेंगे। ए टू सी में क्या सेल है, ए टू सी में क्या सेल है हाँ कितने वोल्ट का 10 वोल्ट का। अब हम कहाँ को चल रहे हैं ए टू सी, ईएमएफ का एरो कहाँ को है हमारे अपोजिट, तो क्या रहेगा -10, पहले वाले में प्लस क्यों था क्योंकि पहले वाले में हम क्लॉकवाइज घूमे थे, अब क्लॉकवाइज तो यहाँ भी घूमे हैं, लेकिन क्लॉकवाइज घूमने में हमारी डायरेक्शन जो थी इस वाले के अकॉर्डिंग सी टू ए आ जा रही थी, और इस वाले के अकॉर्डिंग हमारी डायरेक्शन ए टू सी है और सेकंड डायरेक्शन सी टू ए है, तो इसलिए वो क्या आ गया नेगेटिव, ठीक है। कहाँ ए टू सी, सी टू डी, सी टू डी, सी टू डी में क्या कोई सेल है नहीं, कहानी खत्म। डी टू ए में क्या कोई सेल है नहीं, कहानी खत्म। तो -10 पर हमारा कहानी रुक गया, ठीक है ना, सेल का इतना। अब क्या ढूंढना है आई आर, क्या ढूंढना है आई आर, कहाँ जिन ब्रांचेज में हमने सेल्स ढूंढे थे उन्हीं ब्रांचेज में हम लोग अब आई और आर भी ढूंढेंगे। देखिए पहला ब्रांच कौन है ए टू सी, ए टू सी, ए टू सी में आई है यस, रेजिस्टेंस है हाँ कितना 1, हम लोग कहाँ को जा रहे हैं ए टू सी, करंट कहाँ को है सी टू ए, मतलब इसमें जो करंट है वो हमारी डायरेक्शन ए टू सी के बिल्कुल अपोजिट है, तो इसलिए प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव, तो माइनस कितना 1i1, तो -1i1 कहाँ ए टू सी। अब ए टू सी हो गया, सी टू डी, सी टू डी, अब जब हम सी टू डी आ रहे हैं हम कहाँ को आ रहे हैं सी टू डी, करंट भी कहाँ को है सी टू डी, प्रोडक्ट नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा पॉजिटिव होगा, क्लियर हो गया। कितना करंट है जी i2 प्लस i3 माइनस i1, i2 प्लस i3 माइनस i1 करंट है, रेजिस्टेंस कितना है 2 इंटू कितना रहा 2, तो दूसरा केस हो गया, कहाँ ढूंढना सी टू डी, फिर कहाँ ढूंढेंगे डी टू ए टू सी सी टू डी डी टू ए, ऐसे घूमे हैं ए टू सी टू डी डी टू ए, डी टू ए में कितना करंट है i1 माइनस i2, i1 माइनस i2, और रेजिस्टेंस कितना है 4, तो प्रोडक्ट कितना रहेगा भाई i1 माइनस i2 इंटू 4। अब देखिए हमारी डायरेक्शन कहाँ को है डी टू ए, करंट कहाँ को आ रहा है ए टू डी, तो करंट का डायरेक्शन हमारी लिखी डायरेक्शन के अपोजिट है, तो इसलिए क्या आएगा भाई नेगेटिव, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन बन गया सेकंड। अब इसको सॉल्व करते हैं, -10 इज इक्वल्स टू -i1 माइनस 2i1 एंड -4i1, -4 2 6 और 1 7, तो कितना रहा -7i1, ठीक है, -7i1 हो गया। अब i2 ढूंढते हैं, देखिए कहाँ गया, ये है आपका 2i2 प्लस का माइनस माइनस प्लस 4i2, तो कितना रहा भाई आपका, ये हो गया आपका +6i2, कितना हो गया +6i2। अब i3 ढूंढते हैं, कितना है +i3 माइनस माइनस +i3, एक ही i3 है, तो कितना हो गया जी आपका +2i3, आ गया ना।
नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो 10 इज इक्वल्स टू 7i1, जानबूझ के नेगेटिव कॉमन ले मैं इसमें, माइनस 6i2 प्लस 2i3। ऐसा क्यों किया? देखिए ऐसा इसलिए किया क्योंकि माइनस आएगा, ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझको पहले इक्वेशन में दिख रहा था कि प्लस और दोनों प्लस हैं, 6i2 और 2i3, और ये माइनस 6i2 और 2i3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल कर जाएगा i1। वो तो खैर आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, मेरे को केवल इक्वेशन बनानी है। कितने इक्वेशन बन गए? 2। अब तीसरी इक्वेशन कहाँ बनाएंगे? कोई भी क्लोज लूप पकड़ लीजिए जी, ये बड़ा वाला पकड़िए, आपकी इच्छा, ठीक है, या आप ये वाला पकड़ लीजिए, आपकी इच्छा, या आप ये फिर सबसे बड़ा वाला पकड़ लीजिए, आपकी इच्छा, ठीक है। तो हम यहाँ लगाते हैं, कहाँ पे हम लगाते हैं क्लोज लूप, किसमें? क्लोज लूप बी डी ई बी सी में, बी सी डी ई बी में, ठीक है ना। इस क्लोज लूप में हम लोग लगाते हैं, एक फाइनल इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। इन क्लोज लूप किसमें बताइए? इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप कौन सा लूप है भैया हमारा? बी सी बी सी बी सी डी बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, ठीक है ना, बी सी डी ई बी। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी। तो क्या करेंगे फिर लास्ट टाइम रिपीट करते हैं, सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर। तो सिग्मा ई कहाँ ढूंढेंगे? बी टू सी, फिर सी टू डी, फिर डी टू ई, फिर ई बी, इन सही ब्रांच में कोई सेल ढूंढना है। बी टू सी में क्या कोई सेल है? नहीं, खत्म। सी टू डी में कोई सेल है? सी टू डी में कोई सेल है? नहीं है। डीईबी, डीईबी में कोई सेल है? हाँ सर, डीईबी में एक सेल ई है 5 वोल्ट का। हम लोग कहाँ गए हैं? डीईबी को जा रहे हैं, एरो भी कहाँ को आ रहा है? ऊपर को आ रहा है। तो कितने का हो गया जी? प्लस 5 वोल्ट का। कितने का? प्लस 5 वोल्ट, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करें? बी टू सी क्या ढूंढेंगे? आई आर, जिनमें सेल ढूंढना। बी टू सी में आई है, हाँ, कितना है? i2 प्लस i3, i2 प्लस i3, ठीक हो गया। रेजिस्टेंस है, हाँ, कितना ओम का? 2 ओम का। तो आ गया प्लस माइनस प्लस, हम कहाँ गए? बी टू सी, करंट भी कहाँ को आ गया? बी टू सी, तो निपट लिया। अब कहाँ गए? सी टू डी, सी टू डी में कितना करंट है? दिख रहा है, ठीक है। कितना रेजिस्टेंस है? दिख रहा है, हाँ। हम कहाँ को आ रहे हैं? सी टू डी, हमारे करंट भी कहाँ को है? सी टू डी। करंट लीग राइस हम क्या लाऊंगे? हाँ, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस कितना? प्लस 2 टाइम्स i2 प्लस i3 माइनस i1, ठीक है ना, इतना हो गया। सी टू डी के बाद डी ई बी में कोई रेजिस्टेंस है? नहीं है। हाँ, अगर सेल का रेजिस्टेंस दिया होता तो वो भी तो एनर्जी लॉस ही करता है, तो उसका रेजिस्टेंस भी इसी आई और आर के प्रोडक्ट से आती। अब पॉजिटिव नेगेटिव करंट के अलॉन्ग, हमारे अलॉन्ग है अपोजिट है, वो आपको मालूम है। एक प्रश्न लेते हैं, प्लस 5 वोल्ट इज इक्वल टू कितना है भाई आपका? 2i1, i1 का ये रहा, माइनस 2i1, माइनस 2i1, 2i2, 2i2 कितना हो गया भाई? प्लस 4i2, प्लस 4i2, 2i3, 2i3 प्लस कितना है भाई? 4i3, ठीक है ना। तो ये आपकी तीसरी इक्वेशन बन के आ गई। तो कितनी इक्वेशन आ गई भाई हमारी? 3 इक्वेशन यहाँ पर। तो यहाँ पर कितनी इक्वेशन आई हमारी? 3 इक्वेशन आ गई ना। अब 3 इक्वेशन में अब गुणा भाग करना भाई, ये तो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर 11th 12th में। पहले इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अच्छा, अगर 3 इक्वेशन होती एक्स वाई जेड में, तो पहली और दूसरी को सॉल्व करके जेड गैप करते या कोई भी गैप करते, दूसरी और तीसरी को भी जेड एलिमिनेट करते, फिर पहले जो नई इक्वेशन बनती है उससे हम लोग एक्स और वाई निकालते हैं, और फिर उस एक्स वाई का वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन रखेंगे, जेड निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी इच्छा, आपको ऐसा करना है। लेकिन यहाँ पर इजी क्या है कि नंबर इस तरीके से एनसीईआरटी वाले ने सेट किए हैं कि 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 1 और 2 को जोड़ने पर हमारा 6i2 2i3 कट जा रहा है, और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? i1 आ जाएगा। उस i1 का वैल्यू आप किन्हीं भी 2 इक्वेशन में रखेंगे तो फिर आपका i1 और i2 में इक्वेशन बन के आ जाएगा। फिर उसका आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका i2 i3 बन जाएगा। तो i2 i3 आपकी वैल्यूज निकल जाएंगे। गुणा भाग आप खुद कीजिए। तो ये आपका कौन सा है? फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना, कर लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।